सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। जिस तरह से हम सियासी खींचातानी देख रहे हैं और पीटीआई के इर्द गिर्द जो एक हम देख रहे हैं सियासत भी घूम रही है, एक जानिब पीटीआई है, दूसरी जानिब हुकूमती मामलात हैं। इस सारी सिचुएशन में आज इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के सदारती इलेक्शन और जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए हैं। कई सियासी जमातों के नए सरबराहान के नाम भी अपडेट कर दिए गए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का नाम ताहाल अपडेट नहीं किया गया। इस पर तनकीद भी सामने आ रही है। दूसरी जानिब पीटीआई का इस्लामाबाद में एक जलसा वो अब खटाई में पड़ गया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त नहीं मिली है। एनओसी कैंसिल कर दिया गया है। अतातार पहले ही कह चुके थे कि पीटीआई का माजी देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उन्हें जलसे की इजाज़त मिलेगी। इस पर हम रिएक्शन देख रहे हैं बैरिस्टर अली गौहर का। वो कह रहे हैं कि किसी सूरत हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ये एनओसी कैंसिल नहीं हो सकता। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने पहले ही बता दिया था कि 22 अगस्त को हर सूरत तरनौल के मकाम पर जलसा होगा और रुकावटें पैदा की गई तो सख्त मज़ामत भी की जाएगी। अब एक तो ये जलसा किस तरह से मैनेज किया जाएगा, क्या पीटीआई बाहर निकलेगी, जलसा करेगी, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। चूँकि एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, सिंस उनके जो बानी हैं वो इस वक्त हिरासत में है, सो उनको किसी ना किसी तरीके से रेलिवेंट भी रखना है। अब दूसरी जानिब एक और ख़बर पीटीआई से रिलेटेड वो ये कि जैसे फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई उसको कनेक्ट किया जा रहा था पीटीआई के साथ, और इस हवाले से बानी पीटीआई का एक स्टेटमेंट कि ओपन ट्रायल से मुतालिक बयान पर उन्होंने एक मामला उन्होंने सामने रखा, डिमांड की, जिस पर सिक्योरिटी ज़राए का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। जबकि इस पॉइंट को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि अगर 9 मई पर फैज़ हमीद वादा माफ़ गवाह बन गए तो बानी पीटीआई भी जद में ज़रूर आएंगे। ये मामला भी इस हवाले से ज़ेर बहस हैं। अब ये तमाम सारी सिचुएशन, इसमें एक तो जलसे के हवाले से ख़ासकर, और दूसरी ये जो फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी, इस पर जो एक डिमांड थी पीटीआई के बानी की जानिब से और उस पर जो रद्द-ए-अमल था उसको हमारे तज्ज़ियाकार किस तरह से देख रहे हैं। मैं चाहूँगी एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमाद हमारे साथ मौजूद हैं, और ज़ाहिर शाह शराजी साहब हमारे साथ आज पैनल का हिस्सा हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, कल ये जलसा देख रहे हैं आप होता हुआ? क्योंकि एक जानिब वो कह रहे हैं हमने करना है हर हाल में, दूसरी जानिब एनओसी कैंसिल कर दिया। वैसे एनओसी कैंसिल करना बनता था, हाई कोर्ट से चुका था, एक जमहूरी हक है किसी भी पार्टी का, और वो पार्टी जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि पीटीआई है और रहेगी। अब ना जलसे की हद तक तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि अब हुकूमत जिस अंदाज से सारे मामले को देखती है, और जाहिर सी बात है हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की हमायत भी हासिल है, तो एक पिछले 1.5 माह से कम ये सिलसिला उनके जलसे का चल रहा है जो उनको इजाज़त नहीं मिल रही। और अब तो इतनी दूर था जलसा, मेरा ख्याल है तरनौल के करीब जलसा करना था, इस्लामाबाद से खासी दूर, क्योंकि बाकी जगहों पर तो उन्होंने कहा था जी ना डी चौक है ना आपको F9 पार्क है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा स्टैंड लिया था कि F9 पार्क में तो किसी सूरत में जलसा नहीं करने देंगे, क्योंकि पहले ही उसको बहुत ख़राब कर दिया गया है। तो बज़ाहिर तो ये उनका, आप सही कह रही हैं, उनका हक़ है सियासी तौर पे। जमहूरियत की हम बात करते हैं तो जलसे जुलूस पुरअमन असल बात होती है, पुरअमन करने की तो इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन आमना अब सवाल ये नहीं रह गया। देखिए अब यहाँ शहर इक़्तिदार में जो बातें हो रही हैं वो कहते हैं जी बैटल लाइन्स ड्रॉ हो चुकी हैं। अब इमरान खान का मामला जिस तरीके से फैज़ हमीद नेटवर्क सामने आया है, वो कहते हैं अब सारे मामलात को मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाना है। उसको आप इस अंदाज से देखें कि अब कहा जा रहा है कि 26 अगस्त को बाकायदा कौमी असम्बली का इजलास बुला के तो ये हुकूमत जो है ना ये अपना मौक़िफ़ पेश करेगी, ये जो अब फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बारे में, और इमरान खान के साथ जो पहले कहते हैं नायब न्याजी गठजोड़ था, फैज़ इमरान गठजोड़ की बात हो रही है, तो वो ब्रीफ़ किया जाएगा ताकि इस मामले को ऑफिशियली सामने रखा जाए। वो कहा जा रहा है कि अगर इजाज़त दी है यार सादिक जो स्पीकर हैं तो शायद इस पर बहस भी हो सकती है। तो बुनियादी तौर पे तो यही बात की जा रही है कि जी मामला हुकूमत जो है ना वो ऑफिशियली इसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि जब बाकायदा जनरल रिटायर्ड अपने फैज़ हमीद जो है ना उनकी गिरफ्तारी के बाद हुकूमत के पास एक स्मोकिंग गन उनके हाथ में आ गई है, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये है कि इस वक्त जो कहा जा रहा है हमना कि जो ये नेटवर्क था, और इसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें आ गए हैं, और कहा जा रहा है कि जो बुनियादी तौर पे तहकीकात की गई हैं फैज़ हमीद साहब से वो ताउन कर रहे हैं,
और उसमें कहा जा रहा है कि जजों के भी नाम आ रहे हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम आ रहे हैं, साफियों के भी नाम आ रहे हैं। कितने लोग चलते थे और ये दोनों फैज़ हमीद और बाजवा ये जो सहूलतकारी करते थे, क्यों करते थे, किस तरह करते थे। तो ये सारी चीज़ें हम ना जिस तरीके से अनफोल्ड हो रही हैं आने वालों में दिनों में, तो यही लगता है कि मामला संगीन होता जाएगा बानी PTI ये और फैज़ हमीद के मामले में। और ये मैं एक बात वाजे कर दूं, आमना ये गौर से मेरी बात सुनिएगा, जो लोग ये बात कर रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब वादा माफ गवाह बनेंगे, ऐसी कतई तौर पे सूरत हाल नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को शायद बहुत से हवालों से बानी PTI से ज़्यादा गुस्सा फैज़ हमीद पे है। वो कहते हैं कि 75-76 साल का जो इंटरनल हमारा सिस्टम था उसको जो सेबोटाज किया है फैज़ हमीद ने, वो काबिल माफ़ी नहीं है किसी सूरत में भी। लिहाजा ये कहा जा रहा है कि जी दोनों जो है ना वो मिलिट्री कोर्ट की तरफ जाएंगे और ये भूल जाएं कि किसी तरीके से वादा माफ गवाह बन के अपनी जान छुड़ाई जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि वो लोग कह रहे हैं कि ये आज तक ही नहीं हुआ कि 3 स्टार जनरल के ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई की गई हो। ये कार्रवाई जो की गई है इसके लिए बाकायदा प्लानिंग और बड़ी सबूत तो सबूत आने के बावजूद ये सारी चीज़ें की गई कोर्ट में जाएगा, दोनों जाएंगे। और ये जो शाह साहब कहा था ना कि मुझे फंसाने के लिए मिलिट्री कोर्ट में जाएगा, वो ठीक कह रहे हैं, ये जाना ही मिलिट्री कोर्ट में है। देखे ना, सर वो ये भी कह रहे हैं कि इमेज भी खराब होगा, साबिक वजीर आजम रहे हैं वो। देखें इमेज तो ख़राब होगा, हम ना इस मुल्क पे कौन देखता है इमेज किसका ख़राब होना है। मुल्क का इमेज ख़राब हो रहा है 76 वर्षों में। आज दुनिया के आखिरी 5 मुल्कों के हम आगे जहाँ पे हमारा पासपोर्ट इस वक्त डील कर रहा है जिस तरह चीज़ों को, तो वो तो कोई नहीं देख रहा। अब मुल्क का इंटरेस्ट क्या है, लोगों का इंटरेस्ट क्या है, सूरत हाल देख लें, लंबी बात हो जाएगी। वो हमने $7 बिलियन का लोन लेने के लिए मामला खटाई में पड़ गया है, वो भी देख रहे हैं कि जो लड़ाई मार कुटाई हो रही है, जो कहा जा रहा है जो प्रायर एक्शन करने थे वो नहीं किए। तो हुकूमत ने $23 बिलियन वापस करना है, हाथ पाँव फुले हुए हैं। उस फ्रंट पे क्या होना है किसी कुछ नहीं पता, लेकिन ये सियासी फ्रंट बड़ा गर्म है। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी चीज़ें हम ना लोगों के हाथ में आई हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के हाथों में आई हैं, और उनका गुस्सा बराबर अपनी जगह पे है कि जिस तरीके से नेक्सस डेवलप हुआ, हमारे इंटरनल सिस्टम को ख़राब किया गया, सबोटाज किया गया, काबिल माफ़ी नहीं है। तो दोनों साथ साथ चलेंगे। आखिरी बात हमने इस हवाले से है कि इन्होंने अपने बानी PTI ने अपील किया है, आप देख लें लेबर पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं बरतानिया में, और वहाँ से भी इतलात यही आ रही हैं कि जी वो कह रहे हैं जमहूरियत तबाह हो रही है और रोकें उसको। तो वो जवाब वही है जो बरतानिया का था, चाइना का था, अमेरिका का था, चाइना, UAE और बाकी मुल्कों का, कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला, इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। आखिरी बात हम ना चलें, एक और बात कर दूँ, अभी जो लेटेस्ट इतलात ये भी आ रही है कि इमरान खान को लोग यही मशवरा दे रहे हैं कि आपने जो सियासी अमल अपने लिए रुकवा के मसाइल पैदा किए थे वो आप रूट वही लें, सियासी लोगों से मुलाकातें करें। बड़ा अच्छा किया था आपने, उनको जगदई साहब को बनाया, को बात करें, और वो बात नहीं की। आज भी वो रो रहे हैं कि मुझे आगे किया गया, पीछे से मेरी जनाब वो भी यही कहते हैं छुरा घोंपा गया। और यही आप देख लें कि मौलाना फजल रहमान साहब भी कोई गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं। तो बचने के लिए ज़रूरी है, पार्टी को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सियासी रास्ता किया जाए। और ये जो कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी लेके आगे चलें, ये सुसाइडल है उनके लिए। और ये फैज़ हमीद के जो नए नई चीज़ें सामने आ रही हैं वो आमना इतनी खौफनाक है, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी के साथ ओवरऑल अगर बात करें मजबूरी तौर पे जो कन्फ्रंटेशन है ये सुसाइडल है, सिर्फ एक फरीक इसमें शामिल नहीं है। आपकी जानिब आते हैं शहजाद जुल्फ़िकार साहब, एक मामला तो ये हो गया कि कल जलसा, ये तो अलग बहस है कि जलसा की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो सब जानते हैं जमहूरी हक है किसी भी पार्टी का, तो जलसे की इजाज़त देनी चाहिए। अगर PDM PTI के दौरे हुकूमत में जलसा कर सकती थी कामयाबी से। आपकी आवाज़ नहीं आ रही अमना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चलें जुल्फ़िकार साहब से हम रिकनेक्ट करते हैं जो भी इशू है। मेरी आवाज़ भी मुझे पलट कर आ रही है जो कि मुझे बॉदर भी कर रही है, लेकिन आपकी जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं शाह साहब की जानिब चलती हूँ। ये सवाल है कि शाह साहब ये बहस अलग है कि जी जलसे की इजाज़त होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन क्या कल जलसा होने देगी ये इंतज़ामिया जो इस वक्त माहौल बना हुआ है? मज़ाहमत आप देख रहे हैं, क्या PTI भी पूरी कोशिश करेगी? कल कुछ माहौल बनने वाला है। दूसरी चीज़ ये अगेन कि इसमें इफ़ का वर्ड यूज़ किया गया है। बानी PTI ने जो स्टेटमेंट दी है जिस पे आज हम देख रहे हैं बड़ा सख्त रिएक्शन आया है, वो ये कह रहे हैं कि अगर जनरल जो फैज़ थे वो 9 मई की कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे तो तब उनका ओपनली जो ट्रायल है वो होना चाहिए। ये वर्ड एग्जैक्टली उनकी जानिब से यूज़ किया गया क्योंकि वो कह रहे हैं ये लोकल इशू था बेसिकली। सो आप समझते हैं कि इस पर जो सख्त रद्द-ए-अमल आया उसको किस तरह से देख रहे हैं? मैं तजिया उस पर भी जाऊँगी साथ में। आमना, पहले तो जलसे की बात है, मेरे ख्याल में जलसे की इजाज़त होनी भी चाहिए, और अगर जलसा हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा।
आप तरनोल में जलसा कर रहे हैं, आलमोस्ट इस्लामाबाद और डी चौक और इन तमाम जगहों से वो तकरीबन कम से कम 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर तो है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर इतना बड़ा जलसा हो भी जाए? मतलब मेरी ज़ाती राय है, क्या मोमेंटम गेन करेंगे? और जिस तरीके से मेरे ख्याल में आप ड्रा करती है तहरीक इंसाफ फिर अपनी इंतजामिया पावर इतनी सख्त खैबर कोशिशें पख्तूनख्वा से, क्यों तो कर क्या वो रही है समझते हैं कि कि यहाँ से हर तरीके से ये वज़ीर आला एनओसी साहब या कैंसिल उनके किया जो जाए? हाई कोर्ट ने तो अहकामात भी दिए। जाहिर बात है पॉलिटिकल एक सख्त, देखिए मैं बताऊँ आपको, देखिए हुकूमत का तो काम है, जाहिर बात है कि वो अपनी एक अपोजिशन पार्टी है उसकी मोमेंटम को भी तोड़ेगी, उसके लीडर्स को भी तोड़ेगी। जाहिर बात है कि वो हुकूमत करना चाहती है, मुख्तलिफ एंगल से उसको वो ट्रैप करने की कोशिश करती है। कभी सीटों का मामला है, कभी बानी PTI के ख़िलाफ़ मज़ीद इक़दाम सख्त करने, कभी उनकी लीडरशिप के करने, कभी आपने गंदम रोकनी है, कभी आपने जो है वो सप्लाई रोकनी है, कभी आपने नेट हाइडर प्रॉफिट के पैसे रोकने। इवन आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी इंडस्ट्रीज़ जो है मज़ीद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं लगानी चाहिए। तो जाहिर बात है कि ये हथकंडे लगे रहेंगे, आपके मुखालिफ हुकूमत है, आप उसको रोकेंगे। अब दूसरा जो जलसे की आप बात करें, मैं तो नहीं समझता कि अगर बहुत बड़ा भी जलसा हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे जलसा होता है या जलसा नहीं होता। ना तो बानी PTI बाहर आएंगे, ना जो है उनको कोई हासिल वसूल होगा। क्या हासिल करना चाहते हैं? इस जलसे का मकसद ये है कि बंदे के ऊपर केसेस है, आप उसको ट्रायल के पे लेके जाएगा। तमाम जो ट्रायल्स के अंदर वो पाक साफ होकर निकलते हैं तो निकल आएंगे। आखिरी जो मेरे ख्याल में मेन इशू ये है जिसके ऊपर बार बार फोकस है, वो ये है कि वाकई क्या बानी PTI को 9 मई के साथ लिंक किया जा सकता है? क्या उनका ट्रायल हो सकता है? क्या वाकई उसके अंदर वो मुलव्वस थे? देखिए स्टेटमेंट एक तरफ, और जिस तरीके से हम बार बार, वैसे मुझे तो एक चीज़ की समझ नहीं पड़ रही कि फैज़ हमीद साहब जो है ना, अभी इंटरोगेशन हो रही है और इतनी तो कई हम देखते हैं ना कि किसी की गाय और भैंस की चोरी के जो केस होते हैं उसकी भी मालूमात इतनी जल्दी बाहर नहीं आ रही जितनी जो है फैज़ हमीद साहब धड़ाधड़ वो चीज़ें मान रहे हैं और चीज़ें बाहर भी आ रही हैं। मैं तो सबसे पहले हैरान इस बात पे हूँ। दूसरा देखिए, मेरे ख्याल में जब तक चार्जशीट उनके खिलाफ जमा नहीं होती मिलिट्री कोर्ट के अंदर, मिलिट्री ट्रायल के अंदर, तो तमाम चीज़ें जितनी भी ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। हम कल भी मैं बात कर रहा था, हम नजूमी तो नहीं है जी कि हम 24 घंटे प्रिडिक्ट करते रहें कि ऐसा होगा तो ऐसा भी हो सकता है। आज तक जितनी प्रिडिक्शंस हुई हैं, कौन सी ऐसी मेरे ख्याल में दुरुस्त साबित हुई हैं? बड़ी कम। इत्तेफाक की बात, अगर कोई बात सच निकल भी आती है, हम बात करते हैं कंक्रीट एविडेंस के ऊपर। कल भी हम बात कर रहे थे, ये बताइएगा कि जितने ट्रायल उनके खिलाफ होगा वो पोस्ट रिटायरमेंट है, उनके लिंक्स थे, उनको जो है वो डिटेक्ट किया गया, उनकी कॉलें रिकॉर्ड की गई, उन्होंने जो है वो एक नया जो ऐप था सिग्नल का वो यूज़ किया, बाहर कनाडा में लोगों को कॉलिंग की। ये तमाम सिर्फ और सिर्फ इत्तलात हैं। क्या वाकई ऐसा हुआ है और उनके खिलाफ कोई इस्टेब्लिश होता है तो ऑब्वियसली वो चार्जशीट पेश की जाएगी, उसके बाद ही फैसला होगा कि जनाब क्या किया जा रहा है। सर, आपने जो बानी PTI की बात की कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, देखिए पहले भी हम बात करते रहे कि बानी PTI कोई ना कोई शोशा ज़रूर छोड़ते हैं, वो एक तीर चलाते हैं। अगर वो चल गया तो ठीक है, ना चला तो ज़ाहिरी बात है, मेरे ख्याल में उनको एक पॉलिटिकल माइलेज तो हासिल होती है, एक प्रेशर डेवलप होता है। अब वो कैसे ये एज्यूम कर रहे हैं कि जनाब उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनाए जा रहे हैं, ये तो उसका जवाब वही देंगे। लेकिन देखिए मुझे तो अब कभी कभी चीज़ें नज़र आती हैं कि अगर इतना फ्रीक्वेंटली जो मीडिया के थ्रू ट्रायल एक दूसरे का हो रहा है, मीडिया के थ्रू नोट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ये आपस में सामने बैठ के भी बात कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मिलिट्री का जो अपना एक मैकेनिज्म है, जनरल फैज़ उसके थ्रू जाएंगे और वाकई अगर उनके ऊपर चीज़ें साबित होती हैं तो मेरे ख्याल में वो सज़ा उनको मिलिट्री कोर्ट देगी, चाहे वो करप्शन का केस था, चाहे वो मुल्क के अंदर म्यूटनी का केस था, चाहे अपने आर्मी चीफ या सर्विंग उसके खिलाफ अफसरान के खिलाफ कोई बगावत का मामला था, या आप समझ लें कि किसी भी लिहाज से 9 मई के हवाले से लोगों को इन्वेस्टिगेट करना था। तो ये तो मेरे ख्याल में उस वक्त पता चल सकेगा जब हमारे पास एक चार्जशीट आएगी, उसके ऊपर डिस्कशन होगी और ट्रायल होगा। अब इस वक्त तो ये ऐसी है जैसे कि हम स्पेकुलेट करते रहे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कल भी हम एक बात कर रहे थे कि अंडर सेक्शन 31 ऑफ द आर्मी एक्ट अगर ट्राई करते हैं तो वो तो जारी बात है म्यूटनी का केस है, बगावत का है। तो बगावत में कौन कौन लोग शामिल थे? क्या एक सर्विंग जो 3 स्टार जनरल था वो फौज के खिलाफ बगावत कर रहा था, तो फिर उसने रेजिग्नेशन क्यों दिया? वो क्यों बाहर गया? हाँ, अगर 2 साल बाद वो किसी तरीके से सियासत में आना चाहता है तो उसको कानून अलाउ करता है। बहुत सारे आपके जर्नैल हो गए या गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, वो इस वक्त असेंबलीज के अंदर भी बैठे हुए हैं, आपके इलेक्शन भी लड़ते रहे और पार्टीज को लीड भी कर रहे हैं। आखिरी जो बात मैं इसके हवाले से बिल्कुल ये कहूँगा कि खान साहब शायद किसी भी मामले के अंदर एक बिल्कुल एक स्टेटमेंट इशू करते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कि यार उसका रिजल्ट और आउटकम क्या आता है।
एक लिहाज से वो अपने आप को रेलेवेंट समझते हैं, रेलेवेंस रखना भी चाहते हैं और ऑलवेज इन द हेडलाइन उनकी ये कोशिश है कि हर वक्त जो है वो हेडलाइन में जरूर रहे। तो ये एक कोशिश हो सकती है। बाकी प्रेडिक्शन करना, या तो फिर उनको इतना अंदाजा है कि उन्होंने 9 मई के हवाले से अगर वाकई जनरल फैज के साथ कोई कोलैबोरेशन की है तो उनको खतरा महसूस हो रहा होगा, तो शायद उस खदशे का इजहार कर रहे हैं या उसको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें जरा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में तमाम चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर कयासाराई करना और बगैर एविडेंस के कोई भी बात करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं लगती। सही है। हमाद, आपकी जानिब आ रही हूँ। ये जो मामला तभी हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे चलें आपकी जानिब भी आऊँगी। हमारे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके आपका तजिया लेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। जिस तरह से ये खबरें हमारे सामने हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन वाला भी एक मामला, हमारे तज्जियाकार जिस तरह से कल के जलसे के हवाले से और जो आज बानी पीटीआई की स्टेटमेंट है जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, उस पर जो रिएक्शन आया उसके हवाले से अपना तज्जिया दे रहे थे। लेकिन हमाद, मैं आपकी जानिब आती हूँ, इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। ये जो मामला है इलेक्शन कमीशन वाला, वो तो हम सभी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो एक प्यार मोहब्बत है ख़ास तौर पे पीटीआई के साथ, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। 13 के 13 जजेस ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर उंगली उठाई उस मामले पर, जहां पे इलेक्शन सिंबल के जो फैसला था, वर्डिक्ट था, उसको जो मिस इंटरप्रेट किया गया उनकी जानिब से, ये कहा गया। किस तरह से देख रहे हैं? आज तो अपडेट ही नहीं किया चेयरमैन का नाम पीटीआई के। जी बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जो उनका प्यार मोहब्बत है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, हमसे भी ढका छुपा नहीं है, और इलेक्शन कमीशन को शायद खुद भी इस चीज़ का इदराक है कि उनका रवैया कैसा है। बहरहाल जो एक बात है, कहा यह जा रहा था कि कुछ एतराज़ात लगाए गए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर। अब मेरे सामने वो एतराज़ात नहीं है, ना ही उनके जवाब में जो डॉक्यूमेंट्स अगर कोई जमा कराए गए हैं वो हैं। तो क्योंकि वो हमारे सामने नहीं है, इसलिए उसके ऊपर कोई कानूनी नुक्ता नज़र तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये मामला बहुत तवील हो चुका है, बहुत डिले हो चुका है, बहुत लंबा हो चुका है। इतना लंबा होना नहीं चाहिए, इसको हल होना चाहिए, इसके ऊपर कोई डिसीजन सामने आना चाहिए, और ना सिर्फ डिसीजन आना चाहिए बल्कि इंसाफ होता दिखाई भी देना चाहिए। एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये होगी कि पीटीआई के लीडर्स को चाहिए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए हैं पीएमएलएन की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से, जिनके नतीजे में उनको एक्सेप्ट किया गया है इलेक्शन कमीशन से, वो डॉक्यूमेंट्स हासिल करने की कोशिश करें। इससे उनको दो फायदे हो सकते हैं। एक तो वो रहनुमाई ले सकते हैं, अगर उनकी अपनी फाइल में कोई कोताही है तो वो पूरी कर सकते हैं और दोबारा रीसबमिट करा सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो वो ये देख सकते हैं, आवाम को बता सकते हैं कि कैसे ये दोनों केसेस एक जैसे होते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से पिक एंड चूज किया जा रहा है और दोहरा मयार अपनाया जा रहा है। आवाम के सामने इनको रखना चाहिए। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात जो जलसे की जा रही है, सर ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जलसा हो भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जलसा हो जाएगा, अगर इतनी दूर किया जा रहा है। बिल्कुल सही सर ने बताया कि 25-30 किलोमीटर इस्लामाबाद से दूर ये जगह है, वहाँ पर अगर एक बहुत बड़ा जलसा कर भी लिया जाता है तो किस हद तक उसका सियासी फ़ायदा होगा। ये सवाल बहुत अहम है, इसलिए ये बात हुकूमत को समझनी चाहिए। हुकूमत को ये समझना चाहिए कि जलसा होने की सूरत में तो शायद उनका नुकसान ना हो, लेकिन जलसा ना होने की सूरत में जो उनका मुसलसल नुकसान हो रहा है, जो एक तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत जमहूरी इक़दार पे यकीन नहीं रखती। पीटीआई का पाकिस्तान शायद उतना नहीं है जितना, बल्कि पीटीआई का कहने की भी बेहतर तरीका नहीं है। बेहतर तरीका यह है कि ऑपोजिशन का पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी ऑपोजिशन में होता है उसको इजाजत नहीं दी जाती। जी, ऑपोजिशन का पाकिस्तान नहीं है, ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जाता है। ये एक अच्छा रवैया नहीं है। जो अता तारड़ साहब ने भी फरमाया कि उन्होंने पहले ही खदशे का इजहार कर दिया कि मुझे नहीं लगता कि उनको इजाज़त दी जाएगी। ये बात कोई दानिशमंदाना बयान नहीं था, वो अपनी पार्टी को, अपनी हुकूमत को कुछ अच्छी लाइट में पोर्ट्रे नहीं कर रहे थे। अच्छा, तारड़ साहब की आप बात करें, मैं चाहूंगी इस बयान पर भी, चूंकि हमारे जो इसी से जुड़ी तीसरी खबर है फैज़ हमीद साहब वाले मामले पर, आज उन्होंने इस पर रिएक्शन उन्होंने भी दिया है। वो कह रहे हैं जी ऐसे बयान जो पीटीआई के बानी की जानिब से आए हैं कि ओपन ट्रायल वाले मामला जो उन्होंने डिमांड किए, वो कह रहे हैं कि ये फ़ौज के मामलात में मुदाखलत है। आपको लगता है कि ये एक इंटरफेरेंस है, जैसे बानी पीटीआई ने ये डिमांड की है ओपन ट्रायल वाली? देखिए, आर्मी कोर्ट्स के अंदर तो नहीं होता, उनका एक अपना मखसूस तरीक़ेकार है, वो वैसे ही चलेगा। खान साहब को ओपन ट्रायल मिल गया काफ़ी लड़ने के बाद, और उस ओपन ट्रायल का वो काफ़ी फ़ायदा भी उठा रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। ऐसा हर किसी के साथ नहीं हो सकता। मेरा नहीं ख्याल है कि ये उनकी डिमांड मानी जाएगी। लेकिन जो दूसरी बात की जा रही है, वादा माफ़ गवाह बनने वाली, माजम के साथ वो जो अमात खबर आ रही है उसमें यही कहा गया है कि इमरान खान का जो है ना ट्रायल वो ओपन ही होगा, ये कह रहे हैं वो।
देखते हैं जी। अभी अभी क्योंकि कोई चीज सामने नहीं आई, कहा नहीं जा सकता, वादा माफ गवाह वाली बात भी अभी सामने नहीं आई, कोई बयान भी ऐसा सामने नहीं आया जिसके बारे में हम कह सकें कि इसकी कानूनी नुक्ता नज़र क्या होगा, इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जैसे शाह साहब ने फरमाया, हम कोई नजूमी नहीं है, एक टर्म हमारे लॉ में बहुत इस्तेमाल होती है, एक्शनेबल एविडेंस। यहाँ तो फिलहाल एविडेंस भी कोई हमारे सामने स्टेटमेंट की सूरत में नहीं है जिसके बारे में हम कह सकें कि अगर वो बयान दे देते हैं और ऐसा बयान दे दिया जाता है तो उस सूरत में इमरान खान के साथ क्या हशर किया जाएगा, क्या उनके ऊपर सलूक किया जाएगा, अभी हमारे सामने नहीं है, इसलिए कबल वक्त होगा इस बारे में कोई बात करना। दूसरी बात जो मैं कर रहा था तारड़ साहब की, वो ये थी कि उन्होंने भी कोई अपनी पार्टी को अच्छी लाइट में पोर्ट्रे नहीं किया, पहले से ही अप्रीहेंशन दिखा के कि शायद इजाजत ना दी जा सके। आपकी पिक एंड चूज के ऊपर, आपकी डिस्क्रेशन के ऊपर, आपकी स्वीट विल के ऊपर नहीं चलना। आप खुदारा अवाम में ये तासुर मत भेजिए कि ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का है, बाकी लोगों का नहीं है। आपकी पार्टी खुद जमहूरी इक़्तिदार पे के नारे लगाती रही है, वोट के नारे लगाती रही है, उसके ऊपर कायम रहिए। उससे पीछे हटने से जो आपको पॉलिटिकल डैमेज हुआ है वो आपके सामने है। एक और बात जो कही गई थी गड्ढापुर साहब की तरफ से कि मज़ाहमत की जाएगी, यहां मैं ये एक मशवरा देना चाहूंगा कि बहुत केयरफुली पीटीआई के लीडरान को चाहिए कि वो अपने अल्फाज का चुनाव करें। वैसे देखा जाए तो मज़ाहमत शायद इतना बुरा कोई लफ्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि नजर आ रहा है कि हुकूमती मशीनरी इस वक्त इनके किए गए हर अमल और किए गए हर लफ्ज का पोस्टमार्टम कर रही है, जी हर लफ्ज का पोस्टमार्टम कर रही है। तो पहले भी हमने देखा कि इनके लीडरान के दानिस्ता या गैर दानिस्ता दिए गए बयानात उनके गले का फंदा बन चुके हैं, बल्कि उनके गले की हंसी वो हड्डी इसको ना फेंक सक रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ना निगल सक रहे हैं। चलें केयरफुली आगे बयानात देने। जी बिल्कुल। आखिरी एक और बात, हुकूमत अपने बयानिए का भी नफी करती हुई दिखाई देती है। एक तरफ हमें बता रही है कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी गैर मुल्की ताकतों से मिली हुई है, दूसरी तरफ हमें बताती है और हमें यकीन दिलाती है कि ऐसे शख्स को जो गैर मुल्की ताकतों से मिला हुआ है उसको सुबह शाम हम देसी मुर्गी खिला रहे हैं। इससे क्या जाहिर करना बता रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि वो मुल्क दुश्मन है, दूसरी तरफ उसको इंटरव्यूज भी दिलवा रहे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चीज करना चाहते हैं। डू दे वांट टू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड टू? सही है, चलें जी, आपका सवाल आगे। आसानी के साथ अपनी कैद या जो भी पीरियड है भुगत सके। चलें जुल्फ़िकार साहब, आपकी जानिब आती हूँ। सर, एक तो आपकी जानिब मैंने बिल्कुल दूसरे नंबर पे आने की कोशिश की, आपका ये शिकवा भी रहता है कि जी मैं सबसे आखिर पे कोयटा बलूचिस्तान का रुख करती हूँ, लेकिन देखें सर, आप अब किस्मत देखिए कि आप इतनी दूर बैठे हैं, हमारी लाइन वहाँ जाते जाते भी थोड़ा वक्त लग जाता है। चलें, सारे मामलात एक जानिब, ये सारे मामलात को देख के सर, कल एक आप जलसा होता हुआ देख रहे हैं, वो तो होना ना होना वो एक अलग बहस है, मज़ाहमत आप देख रहे हैं, क्योंकि और मज़ाहमत अगर हुई तो ये जिस तरह से हम आज बात करें बड़ी नुकसानदेह होगी। पहली 9 मई वाले मामला से जान नहीं छूट रही, उससे रिलेटेड फैज़ हमीद साहब वाला जो मामला भी चल रहा है उसमें भी बयानबाजी हम देख रहे हैं हुकूमती नुमाइंदगान की सामने आ रही है। आमना देखिए, जलसा की बात जहाँ तक आपने की, जलसा तो ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे, वो अटैम्प्ट भी करेंगे, क्योंकि शायद उनकी तरफ से भी ये है कि अगर हमने जलसा नहीं करने इन्होंने दिया और हमारे लोग नहीं पहुंच सके तो फिर हमारे लोगों को किस तरह मोबिलाइज हम करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत ये चाह रही है, उनकी कोशिश है कि जलसे की इजाज़त ना देकर लोगों को डिस्करेज किया जाए, कम से कम लोग, ज़ाहिर है देखें फैमिलीज़ और वो फिर ख़वातीन और बच्चे फिर उसमें नहीं आते हैं, वो ये समझते हैं कि यहाँ कोई बैटन चार्ज होगा या कोई टीयर गैस जो वो है शेलिंग होगी उसकी, तो उससे काफ़ी एक खौफ सा भी होता है, उसमें फिर तादाद कम होती है और उसके बाद ज़ाहिर है मुखालिफ को ये मौका मिलेगा कि जलसा तो कुछ भी नहीं था, कुछ लोग आए थे एक्टिविस्ट। केपी जिस तरह से केपी के वज़ीर आला हैं, वो तो हमेशा जिस तरह के धड़ल्ले से बात करके, और वो फिर एक उनका वो होता है कि एक स्टाइल है उनका गुस्से में, और वो उन्होंने तो कहा कि हर सूरत में हम जलसा करके दिखाएंगे। अब ये किस तरह उसको एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करती है, ये बात बिल्कुल जो हमारे साथियों ने कही, बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी का काम जलसा जुलूस करना, प्रोटेस्ट करना, आइन में भी इसकी इजाज़त है, होनी चाहिए। लेकिन फिर वही वाली बात है, अगर खदशा हो कि उसमें वो पीसफुल ना हो और वो उसके अलावा कुछ गड़बड़ ना हो उसमें, ज़ाहिर है वो फिर गवर्नमेंट को भी अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा, अगर अल्लाह ना करे कोई कैजुअल्टीज़ हो जाए। और उसमें जहाँ तक आपने बात की जनरल फैज़ हमीद वाली, देखिए जनरल फैज़ हमीद वाली तो लोग उड़ाते भी रहते हैं, मुखालिफिन भी, उनके हक़ के लोग, वो उनके जो हक़ में लोग हैं और या उनके जो पीटीआई के वो लोग हैं, वो एक किस्म की सोशल मीडिया पर उड़ा रहे हैं उनके मुखालिफिन, किसी और सूरत में।
लेकिन जो बात हमारे जो एक तजर्बा है हमारा, और उसकी बुनियाद पर हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये कोई पुलिस नहीं है, ये कोई खासादार और ये कोई लेवीज़ नहीं है, ये कोई FIA नहीं है कि उन्होंने एविडेंस जमा ना किया हो। उन्होंने ये काफ़ी अरसे पहले, मेरा अपना गुमान है, मेरा अपना एक ख्याल है, बहुत अरसे पहले उन्होंने अंडर वॉच रख कर उनके डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एविडेंसेस इकट्ठा किया, फिर हाथ डाला। कभी ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर देखें ना, मेरा एक आर्गूमेंट है, अगर कोई बग़ैर शवाहिद के वो हाथ डालेंगे और उसमें से कुछ नहीं निकलेगा तो बैक फायर होगा। ये आपका अटैम्प्ट आप किसी सूरत में नहीं कर सकते। ये मुस्लिम लीग का मसला नहीं है, ये किसी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी का मसला, फ़ौज का मसला है। फ़ौज ये चाहती है कि बहुत कुछ फुल प्रूफ तरीके से एविडेंसेस जो हैं वो क्लियर क्रिस्टल की तरह जो हैं वो रखें उसमें। और वादावाब गवाह की जो बात चल रही थी, बिल्कुल सही बात है कि शायद आपके फैज़ हमीद ना बने, लेकिन उनके साथ जो ब्रिगेडियर और कर्नल हैं वो बन सकते हैं, और उनके कोई मुलाजिम बन सकता है, उनका अजीज़ अकारिब कोई उनसे कांटेक्ट में था जो वो बन सकता है। PTI का वो बंदा जो क्लोज़ है बानी PTI से, वो इनके दरमियान राब्ते करता है, वो बन सकता है। तो मतलब यह है कि वो तो आने पर पता चलेगा, लेकिन इस तमाम का मकसद ये है, जिस तरह हम कल भी बात करते रहे कि उन्होंने हर हाल में। जी सर, मैं आप कह रही हूँ, आप जिस तरह से बात करें कि इसमें फैज़ हमीद साहब के साथ जो बाकी दीगर शख्सियात का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो बन सकते हैं वादा माफ़ गवाह, अगर वो नहीं बनते फैज़ हमीद साहब तो उसका इम्पैक्ट बड़ा डिफरेंट होगा। जिस तरह से एक रेलेवेंस फैज़ हमीद साहब की रही, वो चाहे माजी में उनके जिक्र होता रहा या अब जिस हवाले से, तो उनका अगर वादा माफ़ गवाह बनना, आप नहीं समझते कि वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? नहीं, इम्पैक्ट की बात देखिए ना, वाकई ये बात सही है कि अगर वो बन जाते हैं, अगर वो वादा माफ़ गवाह बन जाते हैं, उसका इम्पैक्ट वो होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो वादा माफ़ गवाह बनेंगे। मेन करैक्टर वही हैं, और उनको किसी तरीके से जो कुछ उन्होंने किया है, ये फ़ौज के ख्याल में कि जो कुछ किया है उसको अननोटिस नहीं जाना चाहिए, ताकि आइंदा कोई इस तरह जुर्रत ना करे। उनको उन्होंने सज़ा देनी है। सज़ा बहुत मुख्तलिफ हो सकती है और ज़्यादा सख्त भी नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ साल, कुछ महीने सज़ा मरात लेना, कोई उनको जो है उसमें रखना, आपके हाउस अरेस्ट रखना, उनको कन्फाइन करना कहीं, ये हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो खुद वादा माफ़ बनेंगे, लेकिन उनके आसपास लोग जो हैं उनके इम्कानात काफ़ी हैं। जी ठीक है, आपका इस हवाले से टेक आ चुका है। क्विकली हम अपने अगले टॉपिक की जाने बढ़ते हैं, जिसमें वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने यह एतराफ़ किया कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली दे रहे हैं, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि 2 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब रुपये माहाना बचत हो जाती है। एक तो ये वाला मामला, दूसरी जानिब आज हम देख रहे हैं वज़ीर आला सिंध, जहाँ पर इत्तेहादियों की लफ्जी गोलाबारी जारी थी, आज उन्होंने वज़ीर आला सिंध ने वहीं पर एक सजेशन भी दी है। वो ये कह रहे हैं थर पावर कोल के बारे में बात करते हुए कि उससे बहुत ज़्यादा बिजली जनरेट की जा सकती है और चीपर बिजली जनरेट की जा सकती है। वो कह रहे हैं कि 1 दिहाई से हम ये मशवरा दे रहे थे कि आप विंड और सोलर पर सरमायाकारी करें, और अब पूरा पाकिस्तान ये इस हवाले से बात कर रहा है। किस तरह से ये बयानात को देखा जा रहा है, और क्या वज़ीर आज़म की बिलावल से होने वाली जो मुलाकात है उसमें कोई नतीजा निकलेगा, कोई रिलीफ की बात होगी, कोई कंसेंसस डेवलप होगा इस मामले में या नहीं होगा? एहतशाम साहब, अवैस लगारी साहब का बयान पढ़ के तो मुझे हंसी भी है, मुझे अफसोस भी हुआ, और मुझे बड़ा हैरत भी इस बात पे हुई कि वो कहते हैं कि जी ये तो चलें अच्छी बात है, कंसीड किया, एडमिट किया कि सबसे महंगी बिजली हम दे रहे हैं, साथ ही कहते हैं कि जी 2 घंटे अगर बिजली अगर लोड शेडिंग हो तो 45 अरब रुपया बच सकता है। और भाई 2 घंटे क्या, सबको पता है कि 18 से 20 घंटे तक लोड शेडिंग मुसलसल हो रही है, और देहातों में तो एक लंबे अरसे से काम हो रहा है। लिहाजा बड़ी अजीब सी बात है कि जो उन्होंने बात की है। सवाल यह है कि जी जो जब से आप हुकूमत में आए हैं, आपने क्या तरीका ईजाद किया है कि बिजली के रेट कम हो जाएँ, कोई पावर जनरेशन पॉलिसी आपकी तब्दील हो जाए, IPPs के साथ आपके माहदे रिव्यू हो जाएँ, या ये जो हाइडल पावर है इसकी जनरेशन में कोई पेशरफ्त हुई है, उस तरफ नहीं हम जा रहे। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी के साथ हुकूमत अपनी जान छुड़ा सकती है, ये कह के कि जी बिजली के रेट चलें तो ज़्यादा हैं और हम अपना लोग शेडिंग की तरफ जाएं। तो मेरा ख्याल है ये तो आवाम का मजाक उड़ाने वाली बात है, मज़ा का खेज बात लगती है जी। असल बात यह है कि जी जो हुकूमत को इस वक्त एनर्जी सेक्टर पे आमना जो मसाइल और मुश्किलात का सामना है,
वो इतना ज़्यादा है कि अब हुकूमत को लगता है कि शायद उनके लिए जो इतलात आ रही हैं चलना मुश्किल हो जाएगा। अभी आप देख लें, अब जो ये बात आ रही है, जो बड़ी लोग परेशानी के साथ सुन रहे हैं, रिपोर्ट भी हुआ है कि ये जो $12 बिलियन के रोल ओवर होना था वो चाइना, सऊदी अरब और यूएई से वो नहीं हो रहा, मज़ीद नहीं हो रहा, तो वो $7 बिलियन का वो स्टकअप हो गया जो हमने IMF के साथ मायदा करना था। और इस हवाले से हमारे लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्या करना है। अब हुकूमत कह रही है कि जी हमें $17 बिलियन के इन्फ्लोज मिलने की उम्मीद है, जबकि $23 बिलियन वापस आपने करना है। तो ये आप कैसे कंप्रोमाइज़ करेंगे, ये कैसे पैसा निकलेगा। तो मुझे बहुत से हवालों से लगता है कि हुकूमत की कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। दूसरा ये कि जो अब आप बात कर रही हैं बानी अपना क्या कहते हैं बिलावल भुट्टो साहब की नवाज़ साहब के साथ, तो वो ठीक है, वो मीटिंग में क्या होगा। देखिए बहुत से हवाले से तो मरियम नवाज़ ने उनको एम्बेरस किया हुआ है, वो $48 बिलियन अपने खर्च करके 2 महीने के लिए दीप तो दे रही है बीजी के लिए, लॉन्ग टर्म में तो नहीं है लेकिन चले शॉर्ट टर्म में है, उधर से वो नहीं दे पाते। अब सवाल ये है कि जी इस दफ़ा भी आप देख लें मौजूदा बजट में % जो है ना वो सूबों को ऐसा दिया गया है, वो करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये एक सूबे का काम नहीं है, ये फर्दर टाइम की तो पॉलिटिकल माइलेज देने में बात भी आती है और बाकी सूबों को मैनेज करने वाली बात आती है। या तो ये कि आप सबके साथ बैठ के मिलके कोई पॉलिसी बना लें और कहें कि जी ठीक है अपना डेवलपमेंट बजट कट करें और ये पैसा जो आप खर्च करें। सर टाइम शॉर्ट है, मैं चाहूंगी क्विकली सबका टेक लूं इस पे। जुल्फिकार साहब, एक जानिब पहले हम देख रहे थे ऑपोजिशन की जमातें बिजली वाले मामले पर बात कर रही थी, अब हुकूमती इत्तेहादी भी इस हवाले से बात कर रहे हैं। कल वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी सूबे अपनी हद तक जो कर सकते हैं पंजाब पे तनकीद करने के बजाय वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं इस अमल को। आज मुलाकात भी है, एक जानिब वज़ीर आला मुराद अली शाह मशवरे भी दे रहे हैं, बिलावल साहब ये मशवरा रखेंगे, कोई कंसेंसस डेवलप होगा, रिलीफ निकलेगा, क्योंकि अब बातें शुरू हो गई हैं, हुकूमत भी शायद इस इशू को अब देख रही है। आमना देखें, हमने देखा बजट पे तो बहुत सीरियस था मसला, बहुत ज़्यादा सीरियस था, और जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह चले गए असम्बली से और उन्होंने कहा मैंने आना ही नहीं, और उसके बाद वो नहीं आए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बस डिवीज़न हो गया और उसके बाद बजट ही पास नहीं होगा। लेकिन जाहिर है स्टेक्स पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को लेकर आगे चलें, स्टेक्स हैं उनके, और उन्होंने बड़ी दिलचस्पी भी ज़ाहिर की, और सबसे बड़ा जो ओहदा उनके पास है वो सदारत का है। ये चीज़ें छोटी मोटी बम्पी रोड है, इस बम्पी रोड पर गाड़ी को थोड़ी से वो हचकोले कह लें कि गाड़ी को थोड़ी से झटके ज़रूर लगेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियस होगा, और ये मामला आगे चलेगा और इसी तरह के क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे। बल्कि इससे ज़्यादा मैंने आपको कहा ना कि जिस तरह वो था और आसफा ने जिस तरह तकरीर की, मुल्क इसको अवाम दुश्मन करार दिया इस बजट को, फिर उसी बजट को उन्होंने पीपल्स पार्टी ने ऑन भी किया, सीने से भी लगाया, वोट भी किया। तो ये इस तरह के छोटे मोटे इख्तलाफात इनके होते रहेंगे जब तक के इस एक ही किश्ती में सवार हैं। हाँ, जब किश्ती अलग कर दी तो फिर शायद मुश्किल है, फिर उसके बाद जो है कोई और रास्ता निकाल लेंगे। जी शाह साहब, विंड एंड सोलर पर जो सरमायाकारी की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध, मशवरा तो उनका ठीक है किसी हद तक, अगर देखा जाए इस पर अगर अमल करें तो आप समझते हैं कि कोई आउटकम बेहतर निकलेगा, इस मामले का कोई हल निकल आए? इस वक्त जो बिजली पैदा कर रहे हैं सुबह खैबर पख्तूनख्वा 6 रुपये पर यूनिट पैदा कर रहे हैं, और सिंध जो है वो मुख्तलिफ महासिल से 15 रुपये। बिल्कुल वज़ीर आला साहब का मशवरा इतना बुरा नहीं है। अब अगर पंजाब की बात करें तो 75 रुपये, 60 रुपये, 55 रुपये और 37 रुपये मुख्तलिफ, जो चाहे विंड पावर आप कह लें या मिसाल कोल कह लें या हाइडल प्रॉफिट कह लें, उससे आप जो है इस रेशो के हिसाब से आप बिजली पैदा कर रहे हैं। पंजाब की बात कर रहा हूँ। दूसरा देखिए, रिलीफ की बात जो बार बार कर रहे हैं, मेरे ख्याल से रिलीफ उन्होंने दी कहाँ से, इस पे आप कह रहे हैं सियासत ना करें। आप जो PSTP के अंदर 3.56 ट्रिलियन रुपए का जो PSTP था, उससे 1.86 ट्रिलियन जो है वो फेडरल है, और इसके अलावा पंजाब का सबसे ज़्यादा शेयर है। खैबर पख्तूनख्वा की बहुत सारी PSTP स्कीम तकरीबन कम से कम 70 से 80% उन्होंने ख़त्म कर दी। बहुत से ऐसे इदारे जो कि फेडरल गवर्नमेंट फंड कर रहा था उनको बंद कर दिया। तो कहाँ से सूबे जो है वो करेंगे? सूबे ने ऑलरेडी KB की बात करते उन्होंने ख़त भी लिखा हुआ है कि आप हमारे नेट हाइडल प्रॉफिट के 1500 अरब रुपए जो है उसमें से आप हमें बिजली का रेट कम करके दे दें। तो आप रिलीफ तो देना नहीं चाह रहे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बड़ा रियलिस्टिक
रियलिस्टिकली अभी देखना होगा। आप IPP से भी जान नहीं छुड़ा सकते, आप उन्हें बेशक वापस खरीद भी लें तो ये क्या एक लास्ट रिजॉर्ट है उन लोगों के लिए जो कि इस मुल्क को लूटते रहे, आखिर में आप जाके उनको पैसों के ऊपर चीज भी देते हैं। आपके पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, सिर्फ आप जो वज़ीर आला साहब का मशवरा अपनी जगह पे, आपके पास हाइडर प्रॉफिट की जो पोटेंशियल है वो इससे भी ज़्यादा है। आज इसके अलावा सोलर की बात करें, देखिए पंजाब इस वक्त सोलर से भी जो बिजली पैदा करे वो 36 रुपए पर यूनिट है। तो सोचते तो ये चाहिए कि मिसाल के तौर पे जो सबसे बड़ा सूबा है, शाह साहब आपसे माजरत के साथ मैं आगे बढ़ूंगी, हमाद क्विकली अपना इस पे एनालिसिस दे दें, ये जो सारा मामला चल रहे हैं रिलीफ मिलेगा या नहीं? रिलीफ तो अल्लाह करे मिल जाए जी, दुआ कर सकते हैं। जिन्होंने रिलीफ दिया है एक सूबे ने, दूसरे सूबे को वो भी पसंद नहीं आया, उसके ऊपर बयानबाजी शुरू हो गई है। मैं उसके ऊपर बात करूंगा। मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि अगर एक सूबा अपने लोगों को कोई रिलीफ देना चाहता है तो दूसरा सूबा उसके बारे में ये क्यों ऐसे कह सकता है कि ये बेवकूफ़ी है, 2 माह का रिलीफ नहीं दिया जाना चाहिए, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद लोग क्या करेंगे। ये बात दुरुस्त है कि पंजाब हुकूमत को, फेडरल हुकूमत को, बाकी तमाम हुकूमत को भी लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, बाकी बातें करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अवाम की करंट सिचुएशन क्या है। इस वक्त 15-15 हज़ार के बिल के पीछे भाई भाई का दुश्मन हुआ है। इस वक्त अवाम के पास 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं है कि 2 माह के रिलीफ को छोटा समझ रहे हैं। यहाँ तो 2 हफ्ते का रिलीफ अगर इस वक्त दे दिया जाए मेरे नज़दीक तो वो भी बहुत ज़्यादा होगा, उसको भी सराहना चाहिए। बिजली का बिल जो है मकान के किराए से ज़्यादा हो गया। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिजली का बिल ज़्यादा हो चुका है। तमाम सूबों को चाहिए कि इसकी तकलीद करें, मुकाबला करें। अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो खामोशी रखें, बजाय इसके कि अपने CM के दिए गए बयान के ऊपर जो डिफेंस देती रही है। एक वजीर साहिबा भी कल के एक शो में मैं देख रहा था, उन्होंने कहा, वो मैंने लिख ली थी बात, वो कहते हैं कि उन्होंने कहा इसके ऊपर कि ये अवाम के पैसे हैं। तो फिर अवाम के पैसे पे आपको हैरानगी किस बात पे हो रही है कि अवाम के पैसे बेटर देन नथिंग। अगर कुछ ना कुछ रिलीफ निकल रहा है, जहां से भी निकाला उन्होंने जी, बाकी मामलात से करके उन्होंने एडजस्ट किया, किसी हद तक एडजस्ट किया अवाम को। इस वक्त अवाम रिलीफ मांग रही है, वो चाहे शॉर्ट टर्म मिले या लॉन्ग टर्म मिले, लेकिन वो चाह रहे हैं कि कोई ताज़ा हवा का झोंका आए। शुक्रिया अदा करूंगी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।